प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने नागार्जुन की सिंदूर तिलंकित भाल कविता की कुछ व्याख्याओं का अध्ययन किया था, लेकिन कुछ छूट गई थी। जो व्याख्याएं शेष है उनका अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो उनकी जो अगली व्याख्या है वह है, याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीनी अमृत में आँखें, स्मृति विहंग की कमी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरूनी गाम, याद आती लीचिया वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणु वन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। कवि नागार्जुन ने सिंदूर तिलंकित भाल कविता में अपनी जो स्मृतियाँ हैं उनकी अभिव्यंजना की है। कवि ने अपनी स्नेह और सहृदय स्वभाव की व्यंजना करते हुए कहा है, देखो कि मुझे अपने प्रियों की याद आती है। स्वजन, स्वजन मन होता अपने जन, अर्थात मेरे जो प्रिय लोग हैं जिनको मैं गांव में छोड़कर आ गया हूँ, उन प्रियजनों की याद मुझे सताती है। जिनकी स्नेह से भीनी अमृत में आँखें, उन प्रियजनों के स्नेह से आंसू जलयुक्त आँखें सदा ही मेरी स्मृति में घूमती रहती है। कि मेरे जो प्रियजन है उनकी जो अश्रु जलयुक्त जो आँखें थी, अमृत में आँखें मतलब अश्रु जलयुक्त आँखें थी, वो मेरी स्मृति में सदा ही घूमती रहती है। स्मृति विहंग की कमी थकने न देगी पाँख। इस कारण मेरी स्मृति रूपी पक्षी को, स्मृति विहंग मन होता है स्मृति रूपी पक्षी को, मेरी जो स्मृतियाँ है वे स्मृति रूपी पक्षी को, वे स्मृतियाँ कभी भी अपने पंखों को थकने नहीं देगी। थकने नहीं देगी पाँख मतलब अपने पंखों को वे थकने नहीं देगी। कहने का मतलब यह है, मुझे मेरे गांव की जो स्मृतियाँ आती है उनमें मुझे सुख की अनुभूति होती है और मेरी जो थकान है वह दूर हो जाती है। इसलिए याद आता मुझे अपना वह तरूनी काम है। कवि के कहने का मतलब यह है कि मेरी स्मृतियों को सदैव गतिशील बनाए रखती है। प्रियजनों का स्मरण मुझे सदा भावमग्न बनाए रखता है। मेरे गांव की जो स्मृतियाँ है, याद है, उन्हें ताज़ा बनाकर रखता है। इसी भावुकता के कारण मुझे मेरा जो तरूनी गांव है वह सदा ही याद आता रहता है। और वहाँ की जो कौन कौन सी चीज़ें मुझे याद आती है, याद आती लीचियाँ, कि गांव में फलने वाली वो लीचियाँ, वे आम के वृक्ष जिन पे जो आम लगते हैं वो याद आते हैं। और इसके अतिरिक्त याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, तो मिथिला प्रदेश की जो मनोहर भूभाग है, वहाँ का जो भूखंड है वह भी मुझे सताता है। याद आता धान, इसके अतिरिक्त वहाँ जो धान की फसल थी वो भी मुझे याद आती है। धान के अतिरिक्त वहाँ की कमल, कुमुदनी, ताल मखान आदि सभी की मुझे याद आती है। याद आते सस्य श्यामल जनपद के, इसके अतिरिक्त वहाँ की जो हरी भरी फसल थी सस्य श्यामल जनपद के, उन जनपदों की जो हरी भरी फसल थी वह भी मुझे सताती है। रूप गुण अनुसार रखे गए वे नाम, और वहाँ पर रूप और गुण के अनुसार ही लोगों के तथा स्थान आदि के जो नाम रखे गए थे। कई बार रूप गुण के अनुसार लोगों के भी नाम रख दिए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के भी अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। तो रूप और गुण के अनुसार जो नाम वहाँ रखे गए थे वे नाम भी मुझे हमेशा ही याद आते हैं। याद आते वेणु वन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। बहुत ही मनोरम और सघन हरियाली के आवास, हरे भरे सा कुंज, बांस के वन भी मुझे याद आते हैं। वेणुवन, बांस के जो वन है, बांस के जो जंगल है वो भी मुझे याद आते हैं। वहाँ के जो घर है, मिट्टी से बने हुए जो घर है, उनकी याद भी मुझे सताती है। अगली पंक्तियाँ हैं, धन्य वे जिनकी मृदुता अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग,
फूल फल ओ कंद मूल अनेक विध मधुमास, विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दशमांश। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय में आ रही आवाज़, धन्य वे जन धन्य वह समाज। कवि ने अपने ग्राम्य जीवन की स्मृतियों का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है कि मेरे वो स्नेही जन, मेरे पारिवारिक जन धन्य है जिनकी मृदुल अंक, जिनकी सुकोमल गोद मेरी क्या थी पलंग थी। अर्थात जिनकी सुकोमल गोद में मैं बचपन में सोता था, उनकी गोद ही मेरे लिए पलंग के समान थी। अर्थात बचपन में जिनकी गोद में मुझे विश्राम का स्नेह प्राप्त हुआ था, मेरे वे सभी परिजन धन्य हो। मैं उन परिजनों को हमेशा ही याद करता रहता हूँ। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी साग, और वो भी धन्य हो जिनकी खेती की उपज के भाग से क्या क्या मिलता है हमें, अन्न पानी भाजी साग, साग सब्जी फूल फल, फल फूल कंद मूल अनेक विध मधुमास, और भी अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और मांस आदि की प्राप्ति हमें होती है। तो ऐसे वो किसान भी धन्य हो, क्योंकि जो साग सब्जी अन्न जल आदि हम ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर को पौष्टिकता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ऐसे पौष्टिक अनाज को उत्पन्न करने वाले जो किसान है वे भी वहाँ धन्य हो या धन्यवाद के पात्र है। विपुल उनका ऋण सदा सकता मैं न दशंश, मेरे ऊपर उनका इतना ऋण है कि मैं उनका हमेशा ही ऋणी बना रहूँगा। उन सब प्रियजनों का मेरे ऊपर इस निमित्त अत्यधिक ऋण है, मैं उस ऋण का दशम अंश यानी 10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकता। अर्थात मैं उनका इतना ऋणी हूँ कि उस ऋण को मैं चुकाने का प्रयास भी करूँ तो अथक प्रयास के पश्चात भी 10वें हिस्सा को चुकाने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। वो यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, यद्यपि मैं आज उनसे दूर आ गया हूँ, अर्थात मैं उनके समीप नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में सहज भाव से एक आवाज़ आ रही है। हृदय में आ रही आवाज़, मेरे हृदय में एक आवाज़ आ रही है कि धन्य वे जन धन्य वह समाज, कि वे सभी लोग धन्यवाद के पात्र है और वह समाज भी धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, मुझे इतना प्यार दिया। मैं उनके प्रति आभार या कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनसे मुझे इतना स्नेह प्राप्त हुआ। यहाँ भी तो हूँ न मैं है असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर फिर भी विरवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम और उठोगी हुंक, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख। चांद नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब वरुण आख्यान। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सुदूर तलंकित भाल। ये पंक्तियाँ भी सुदूर तलंकित भाल शीर्षक कविता से ही अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने प्रवासी बनकर अपने परिवेश अपने लोगों से दूर जाने की वेदना अभिव्यक्त की है। यहाँ भी तो हूँ मैंने ऐसा है, कवि कहते हैं यद्यपि मैं अपने गांव से दूर आ गया हूँ और दूर रहने लगा हूँ और यहाँ का आकर मैं निवासी बन गया हूँ, परंतु यहाँ पर भी मैं ऐसा है अर्थात अकेला नहीं हूँ। यहाँ पर भी मेरे साथ बहुत सारा समाज है, बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर भी रहते हैं। यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, यहाँ पर भी पूरा एक समुदाय यहाँ पर भी है, किंतु जीवन भर फिर भी प्रवासी ही कहेंगे। किंतु लोग सदा ही ये कहेंगे कि मैं जीवन भर प्रवासी बनकर ही रहा, अर्थात मैं अपने मूल निवास स्थान से दूर रहा। अपने गांव को छोड़कर यदि दूर चले जाते हैं तो वो प्रवासी की श्रेणी में आते हैं। तो यद्यपि यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, पूरा समुदाय है, लेकिन मुझे लोग क्या कहेंगे, हमेशा के प्रवासी ही रहा है, क्योंकि मैं अपने मूल निवास स्थान से दूर आकर रहने लग गया हूँ। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, यदि मैं बाहर रहकर या प्रवास काल में मर जाऊंगा तो लोग मेरी चिता पर 2 फूल डालकर मेरा स्मरण करेंगे। अर्थात जो कोई मरता है तो उसकी चिता पर फूल डाले जाते हैं, तो उसी ओर संकेत है कवि का।
समय द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। ये समय बहुत ही क्रूर है, ये किसी की परवाह नहीं करता और ये बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। परंतु हे सुंदरी, सुनोगी तो तुम हो उठोगी हूँ, परंतु जब तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार पाओगी, तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा तो तुम्हें अत्यधिक वेदना होगी और तुम रोने लगोगी। मैं रहूँगा सामने परंतु मूक। यद्यपि मैं तुम्हारे सामने तस्वीर के रूप में तुम्हारे सामने ही रहूँगा, लेकिन पर मूक, पर चुप सा रहूँगा। अर्थात मैं केवल तस्वीर में ही तुम्हारे सामने रहूँगा। जैसे तस्वीर तो बोलती नहीं है, तो वह तस्वीर तुमसे कुछ नहीं बोल पाएगी और मैं मूक बनकर ही तुम्हारे सामने रहूँगा। सांध्य नाद में, संध्याकालीन आकाश में, पश्चिमांत समान, पश्चिम दिशा में जैसे लालिमा छा जाती है। संध्याकाल में आकाश में क्या होता है? पश्चिम दिशा में लालिमा छा जाती है। उसी तरह मेरे जीवन की करुण कथा का अंत समय आएगा। मेरे जीवन की जो करुण कथा है उसका अंतिम समय आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे तो रोने का समय प्रारंभ हो जाएगा। लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, मैं तुम्हारी वेदना को सुनता रहूँगा। मुझे तुम्हारा सिंदूर तलंकित भाल या मस्तक याद आता रहेगा। अर्थात तुम्हारा जो सिंदूर तलंकित भाल है, यह तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक है, यह मुझे हमेशा स्मरणीय रहेगा। अब ये कहना चाहते हैं कि जीवन में हर क्षण तुम्हारी स्मृति ताज़ा रहेगी। दिशा दिन के अंत के समान जीवन के अंतिम काल में भी तुम्हारा जो शोभामंडित मस्तक है उसको मैं हमेशा याद करता रहूँगा, उसको मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। याद आता तुम्हारा सिंदूर तलंकित भाल, अर्थात सिंदूर लगा हुआ तुम्हारा जो ललाट है यह हमेशा मेरी स्मृति में बना रहेगा और मैं उस स्मृति को कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। तो एग्जाम में सिंदूर तलंकित भाल कविता का भाव लिखिए, तो ये आ सकता है। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो तुम उसका चित्रण कर देना।